दिसंबर को दुनिया भर में इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जाता है। इसी मुनासबत से आज हमने इंसानी हकूक का आलमी दिन और एहतजाज, तो नाजरीन, एनसीएन टीवी के टॉक शो आपके मुताबिक में आपको खुशामदीद। और आज की मेजबान श्री असलम भी हैं। याद रहे कि ये दिन 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने मंजूर किया और बहुत सारी इंसानी हकूक के मुताबिक अपना मंशूर भी तैयार किया, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया है। क्योंकि उस जमाना में हिरोशिमा और नागासाकी की जंग से दुनिया लहूलुहान थी और इंसानियत पमाल हो चुकी थी पूरी तरह से, और एक खौफ बरपा हो गया। आज भी जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर वो एटमी असरात आज भी नुमाया हैं। तो इससे जो फजा है पूरी दुनिया में बड़ी गैर यकीनी सी थी। फिर उससे अगर हम पीछे चले जाएं तो इंसान जो एक लो तबका था या नस्ल के बेस पर उनके साथ नस्ली इम्तियाजात थे, उनकी खरीदो फरोख्त हुआ करती थी, और इन्हीं सारी के शामिल किया, जिसमें इंसानी आज़ादी थी, मजहबी आज़ादी और अकायद के हिसाब से उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक रवा न रखा जाए। ये अगर हम इस सारी बात का जायजा लें तो बहुत सी दुनिया, अगर हम अपने पड़ोस में ले लें, हिंदुस्तान में ले लें, फिर अपने मुल्क में ही ले लें, तो ये तबका जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, दर्जाबंदी हैं, फिर मजहब के हवाले से, फिर खसूसन अक़लियतों के हवाले से भी इस वक्त बहुत सी इम्तियाजात बरते जाते हैं। सबसे पहले अलमिया ये है कि वहाँ पे अक़लियतों को वोट का हक नहीं है। फिर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर एजुकेशन ले लें तो वहाँ पे बड़ी मुश्किल से 2% जो है वो कोटा दिया गया है। फिर अगर आप दूसरी नशिस्तों पे आ जाएं, जॉब पे आ जाएं, 5% कोटा मुकर्रर है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इम्तियाजी सलूक हैं, रवा रखे जाते हैं, जो खुलेआम इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। मैं फिर जिक्र करूंगा, चाहे वहां पे खवातीन हैं, खवातीन को राइट्स नहीं हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे मसाइल दरकार हैं। तो आज हमारे साथ खसूसी तौर पर एडवोकेट अकमल भट्टी साहब हैं, जो चेयरमैन माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान के हैं, जिन जो वक्तन फक्तन इस पे बात करते रहते हैं, इलेक्शन की बात करते हैं, फिर इंसानी हकूक की बात करते हैं। इसी तरह श्री असलम जो मेजबान भी, इनकी आज जिम्मेदारी इस हवाले से भी ज्यादा होती है कि क्योंकि हमारे एक पैनलिस्ट नहीं आए, तो श्री असलम को जहाँ पे मेजबानी के फराइज पूरे करना पड़ेंगे, वहाँ पे इनको पैनलिस्ट भी काम करना पड़ेगा, और मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। तो श्री, आपको वेलकम। और इससे पहले कि आप क्वेश्चन करें, मैं बराह रास्त जसारत करूंगा कि अकमल भट्टी साहब, आप ये बताइएगा, क्या वाकया ही अकलियतें पाकिस्तान में उनके साथ नारवा सलूक या उनको इम्तियाजी सलूक होता है, या उनके साथ और बहुत सारी ऐसी गैर मसावी सलूक रवा रखा जाता है और कानूनी तौर पर भी इम्तियाज बरता जाता है? जी अकमल भट्टी साहब। जी, सबसे पहले तो सैमसन भाई, थैंक यू, आपका शुक्रिया और आपके चैनल का, कि जिन्होंने आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से इस प्रोग्राम को तश्कील दिया। देखिए, मुझे तो कभी भी शक नहीं हुआ, और मैं हमेशा इस बात पे जरूर फोकस करता हूँ कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, और इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को ही देख लें, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है
कि हम मुल्क के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। अगर आर्टिकल 40 में देखें, आर्टिकल 91 में देखें तो हम मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। वो भी किसी मुस्लिम शख्स को ही दावा दी जाती है कि वो हुकूमत फॉर्म करे। फिर आर्टिकल 203 में देख लें, बाहसियत वकील हम वफाकी शरई अदालत में नहीं पेश हो सकते। फिर आप देख लें दीगर जो ऐसे आर्टिकल बेशुमार हैं जिनमें इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। इवन मैं तो समझता हूँ कि बाज़ात जो मजहबी आज़ादियों का आर्टिकल है 20, जिसमें कहा गया कि हर शख्स आजाद है अपना कोई भी मजहब इख्तियार कर सके, तो उसको भी नीचे लिखा गया सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। यानी वो तो फिर मुस्लिम शख्स भी अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता, उस पे भी मोरालिटी का मसला आ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आ सकता है। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कायदे आजम के विजन के खिलाफ पाकिस्तान को एक रिलीजियस स्टेट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया गया, और अकलियतों को इसमें इस्तेसाल का सामना करना पड़ा, चाहे वो मुआशी इस्तेसाल हो, चाहे वो सियासी इस्तेसाल हो, या मजहबी इस्तेसाल हो। जी, बहुत शुक्रिया। और श्री, इससे पहले कि आप क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करें, तो मैं श्री असलम आपको आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप मूव कर रही हैं इस वक्त, आवाज़ भरपूर उठाती हैं इंसानी हकूक़ के लिए, और फिर उसके बाद आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। मैंने देखा कि आप सियासी पार्टीज में भी कदम रखती हैं, फिर कभी किसी शहर में कभी किसी शहर में होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त, बीइंग अ माइनॉरिटीज हमारे साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन है? अगर है तो इसका कसूरवार इसका कौन है? जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जी आया नू, और आप सबको मेरा सलाम। और स्पेशली अकमल भट्टी साहब को बड़ा सलाम पहुंचे। अब हम आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो जैसा कि आपने सैमसन साहब बताया कि आप मेरे काम से भी वाकिफ हैं, मेरे बैकग्राउंड से भी वाकिफ हैं, तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिमिनेशन होती है हमारे साथ भी इम्तियाजी सलूक होता है, उन लोगों के साथ भी जो अवेयर होते हैं अपने हकूक से। अब मैं जैसे अगर अपने आप को देखूं तो मतलब लोग कहेंगे कि हमेशा अपनी मिसाल देती है, तो मेरा ख्याल में अपने से ज्यादा हमें किसी और की मिसाल देनी भी नहीं चाहिए। अगर हम शायद किसी और को डिस्कस करेंगे कि फलाने के साथ ऐसा हुआ, फलाने के साथ ऐसा हुआ, तो फिर शायद वो लोग बुरा मान जाएं। तो इसीलिए मैं अपनी ही मिसाल दूंगी। मैंने डिफरेंट जगहों पे काम किया, डिफरेंट जगहों पे ड्यूटीज की, और मैं गवर्नमेंट में भी रही हूँ, मैं एनजीओ सेक्टर में भी रही हूँ, अब मैं एक्टिविज्म भी करती हूँ। तो आप यकीन करें कि जितना कुछ मुझे फेस करना पड़ा है इन चीजों को लेके, शायद किसी और लेडी को करना पड़ा होगा, और लेडी को भी होता होगा, शायद वो किसी को बताती नहीं है, ये शर्म के मारे नहीं बताती हैं, या ये कहती होंगी कि हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा। तो मैं तो सिर्फ इसलिए आवाज उठा देती थी कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती थी, मैं कहती थी अगर मैं भी खामोश रहूंगी तो मेरा तो फिर तुफ़ है काम करने पे, मेरे तो इंसानी हकूक पे काम करने पे मेरा क्या काम फायदा है कि मैंने अपने साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट लगाया हुआ है, जब मैं अपने ही राइट को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं अपने लिए मतलब आवाज नहीं उठाऊंगी। तो कई चीजों को तो अकमल साहब भी जानते हैं, जब ये हुई ये चीजें मेरे साथ तो इन्होंने भी आवाज उस पर उठाई, इवन बहुत से मीडियाज ने भी आवाज उठाई। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि चीजों को दबा दिया जाता है, या उसे कहें कि अंडर कारपेट कर दिया जाता है कि भाई मतलब अगर मेरी जगह शायद कोई और होता तो उसके लिए बहुत कुछ इधर उधर से जाके भी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लिया जाता है। लेकिन शायद मैं खातून थी, मैं मिनॉरिटी यहाँ पे नहीं कहूंगी, ना मैं अपने आप को कहूंगी मैं क्रिश्चियन हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि मैं खातून थी, क्योंकि मुझ जैसी खवातीन के साथ होता है जब वो आती हैं फील्ड में, तो उनको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। मैं अटक के हवाले से बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जब मैंने काम शुरू किया तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैरेसमेंट बिल जो था वो लगवाया कि औरतों का राइट है, जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को लाएं, यहाँ पे उन्हें एक रूम दिया जाए जहाँ पे वो अपने बच्चों को फीड करा सके। बच्चे का जो पहला हक है, पहला राइट है, वो ये है कि वो मदर फीड ले। हमने यहाँ पे वो कॉर्नर्स बनवाए
फिर वहां पे जो हरासमेंट्स कमेटी थी, ये भी खातून का एक राइट है कि अगर वो कहीं काम कर रही है तो उसको एक अच्छे तरीके से काम करने की आजादी हो और वो माहौल अच्छा हो वहां पे कमेटीज को फॉर्म करवाया और इसी तरह वहां पे पैनाफ्लेक्सेस लगवाए, उनकी सजाएं लगवाई, इस पे सेमिनार्स करवाए। तो ये जो अभी ह्यूमन राइट्स का दिन आ रहा है, मैं अक्सर लिखती होती हूँ कि जो खवातीन है ये भी इंसान है, इनको भी इंसान का दर्जा दे दिया जाए, क्योंकि कई दफा तो खवातीन को इंसान ही नहीं समझा जाता। वो कहते हैं शायद ये कोई मशीन है या शायद हमारे लिए कोई कमोडिटी है, ये बाहर निकली है तो ये हमें खुश करने के लिए मतलब हम जो भी बात कर सकते हैं इनसे इजीली कर लें। तो मतलब मैं आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भी मैं बताऊं, अब आपने मुझे एज ए पैनलिस्ट इसमें काउंट भी कर लिया है, लेकिन मैं अपने क्वेश्चन के साथ मैं आऊंगी आपकी तरफ अकमल साहब। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ ये थोड़ा सा मैं आज के दिन के हवाले से मैं बताना चाहूंगी कि इंसानी हकूक का जो दिन मनाया जाता है हर साल, तो उसमें बहुत सारी चीजें अभी लोगों ने सीख ली हैं, क्योंकि पहली बात है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं होती। जब नॉलेज होती है तो उस पे हम कोई मतलब आगे काम ही नहीं कर सकते। चले, मैं तो एक आम सी एक्टिविस्ट थी तो हूँ, इसलिए मेरे लिए इतनी मिसाइल बनते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले की बात है, एसी थी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे उसने एक स्पीच की और उसने तमाम मजाहिब के नाम लिए। तो उसने एक ऐसे मजहब का भी नाम लिया जिसपे थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भी इंसान है, बाकी चीजें छोड़ दे, अकीदे अपनी अपनी जगह है लेकिन ये भी इंसान है, इनको भी राइट्स मिलने चाहिए अपने। तो उसी तकरीर, जैसे ही उनकी तकरीर खत्म हुई, कॉलेज के लड़कों ने उन्हें घेर लिया, उनके अब्यूजिव वर्ड्स बोले और इतना मतलब उन्हें हिरास किया गया। मतलब वो एक ऐसी थी और वो मतलब उस वक्त वो उस प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट आई हुई थी। तो जब एक ऐसी एक डीसी एक खातून के साथ इस तरह हो सकता है, तो किसी के साथ भी कुछ भी किया जा सकता है। श्री, आपने खवातीन के हवाले से, क्योंकि बीइंग आप खवातीन भी हो और खातून भी हो, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है ये असल में तो खवातीन के हकूक भी इंसानी हकूक में शामिल हैं। गो के वो वुमेन डे अलग से मनाती हैं, उसमें एहतजाज भी करती हैं कि ये है वो काफी तो सारा मैं इस तरह से इंसानी होता हकूक के हवाले से बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ कि वोमेन आर ह्यूमन, ह्यूमन हैव अ राइट, है। तो यस, इसलिए यस, औरतों के मैं पास भी हक यही है। बात कर रहा हूँ। तो अकमल साहब, ये तो राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही, फिर आपके साथ शुरू में मैंने अकलियतों की भी बात की। इस वक्त आप क्या देख रहे हो मुल्क की सूरत हाल इंसानी हकूक के हवाले से बात करके? फिर मैं आपकी तरफ आपसे पूछूंगा कि हमारा सबसे बड़ा नारा, या हम एक बीइंग ह्यूमन राइट्स, बीइंग माइनॉरिटीज, हमारा मुतालबा बड़ा क्या है? तो पहले मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की मजमूई सूरत हाल सेटिस्फाइड है, या कुछ बहुत सारी कमी या कम कमी है, या बेहतर सूरत हाल है? जी। जी, मैं समझता हूँ कि इतनी कोई अच्छी सूरत हाल पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से नहीं है। और ना सिर्फ मिनॉरिटी के, देखें यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, आप हर 2-3 माह के बाद किसी न किसी मारूफ जर्नलिस्ट को कत्ल कर दिया जाता है। मिसिंग पर्सन है बलूचिस्तान में, जबरन उनको अगवा कर लिया जाता है। आज तक ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके बेचारे बच्चे छोटे छोटे, वो उन्हें तलाश करके अदालतों में धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको उनके वालिदैन का या रिलेटिव्स का पता नहीं चल रहा। फिर जब इसमें आप इंसाफ नहीं लोगों को मिल रहा, खवातीन हैं, कम से कम बच्चियां हैं जिनको फोर्सफुली अगवा कर लिया जाता है, उनके और रेप के केसेस हैं, और ये इन दिन ब दिन इन तमाम केसेस में इजाफा हो रहा है। तो ये चीजें मीडिया पे रिपोर्ट भी होती हैं, अनरिपोर्टेड भी होती हैं, और इसमें दो चीजें बड़ी अहम हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है, और बहुत सारे ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दफा हम डिफॉल्ट लाइन के करीब से होके बचे, अभी भी हम आसपास ही वहां पे भटक रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हमारा एनवायरनमेंट का क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस है, उसकी वजह से हमेशा पसमानदा और गरीब लोग
वो तबके पिसते हैं। और पाकिस्तान में इसकी वजह से गरीब लोग वो इंतहाई जुल्म सितम का शिकार हैं। यहाँ पे जो हमारी प्रोटेक्शन के अदारे हैं, जिसमें पुलिस अव्वल है, वही लोगों को टारगेट किलिंग करती है, वही लोगों को अगवा में मुलव्वस होती है। और जो अदारे जो इंसाफ जिन्होंने देना है, वहां पे इंसाफ बेचने पे मसरूफ है। तो फिर पाकिस्तान में कैसी ह्यूमन राइट्स की सूरत ठीक हो सकती है? तो इसमें हमेशा गवर्नमेंट को अपने इक्तदार से गर्ज रही है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। उन्होंने अपने इक्तदार को तूल देने की कोशिश की है, अपने लोगों को नवाजने की कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आम लोगों की जिंदगियों को किसी ने भी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। अब ये देखिए कि आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने डीजल की कीमत तो कम कर ली, लेकिन 75% लोग जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं वो इन्होंने नहीं कम की। यानी एक डाका मारा हुकूमती सतह ने लोगों की जेब पे। तो यहाँ पे तो एक फंडामेंटल राइट्स है कि आपको हर इंसान को बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। आर्टिकल 9 के मुताबिक हर शख्स की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो जिंदगी में जो एक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जजमेंट है 1994 की, तो उसमें कहा गया कि लाइफ का मतलब सिर्फ जिंदगी मौत नहीं, लाइफ से मुतल्लिक इंसान की रोटी, इंसान का साफ पानी, इंसान को उसको मकान मिलना, इंसान को जो गैस और बिजली दस्तयाब होना, ये भी उसकी जिंदगी से मुतल्लिका है। तो आजकल तो पाकिस्तान में गैस ही नहीं आ रही लोगों के घर में। लोगों तो इस तरह की सूरत हाल जो है इंतहाई तकलीफ दे है आम लोगों के लिए, जिसकी वजह से वायलेशन होती है, डकैतियां बढ़ रही हैं, तो लोग कत्ल हो रहे हैं, लोग छीना झपटी पे मजबूर हैं। मुआशी इतना खराब सूरत हाल है कि लोग, कोई भी आप अच्छी मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलेंगे, अच्छा मोबाइल लेके ना, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है मुल्क। भट्टी साहब, एक बात बड़ी हैरानगी की बात है, ये मैं श्री असलम से भी ये पूछूंगा। मैं कभी कभी हैरान ये होता हूँ कि अकलियतें खुद डिस्क्रिमिनेशन की शिकार हैं, या उनके पास खुद हकूक नहीं, उनको इंसानी हकूक की मिनिस्ट्री दे दी गई है कुछ अरसे से, अकलियती मिनिस्ट्री को खत्म करने तो ये जो है इंसानी हकूक की दे दी गई है। तो ये हमारे जो इंसानी हकूक के मिनिस्टर हैं या जो भी पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं, ये वो कितनी स्ट्रगल है उनकी, अकबर भट्टी साहब। फिर काफी सारी तंजीमें हैं, कर रही हैं, तो क्या कोई इम्प्रूवमेंट या ऐसा आई है तब्दीली कोई? देखिए, ये तो 18वीं तरमीम के तहत सूबों में जो मिनिस्ट्रीज थी हम्म। फेडरल सतह पे, वो खत्म करके सूबों को दी गई। तो ख्वाहिश तो ये थी कि सूबों में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री होगी या ह्यूमन राइट्स की, तो वहां पे उनको, तो इन्होंने इनको इकट्ठा कर दिया। और मैं समझता हूँ एक एक तरफ से तो इसका दूसरा पहलू अच्छी बात है कि क्योंकि जो हम माइनॉरिटी के लोग हैं वो इंसानी हकूक को ज्यादा बेहतर तरीके से इंटरप्रेट भी करते हैं, समझते भी हैं। तो हमारी तो बेसिक एजुकेशन वो अपने मजहब की बुनियाद पे, चाहे क्रिश्चियनिटी की बुनियाद पे हो, तो हम ह्यूमन राइट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो खुशायद बात है अगर ये शोबा हमारे स्पुर्द किया जाए। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हम बेईमान भी नहीं हैं, हम बड़े दयानतदार लोग हैं, हमें तो ये वजारत खजाना भी दी जानी चाहिए, और मुल्क भी कुछ देर के लिए हमारे हवाले किया जाना चाहिए। हम बेहतर चीजों को लेके जा सकते हैं। ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही है कि आप चीजें हमें मुल्क में उस तरह का हक देते ही नहीं। हाँ, आपने हमें महदूद कर दिया है, बल्कि ये तो महदूद कर दिया है हमें कि हम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ही रखें। हमें दूसरे, हमें सलाहियतें हैं, हमने लोगों को मुल्क में एजुकेशन दी है, हमने मुल्क में इंसाफ दिया है, हमने मुल्क के दफा में हिस्सा लिया है। तो इन शोबों में अगर हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी, जो हमारे लोग हैं वो काम करते हैं ह्यूमन राइट्स पे। हम मुअज्जद हैं, पाकिस्तान के क्रिश्चियन जो हैं, ये जो ह्यूमन राइट्स की कंपेन है इसको हमने इजाद किया। जो कॉन्फ्रेंसें करनी, जो बात करनी, ये हमने शुरू की। ये हमारे जो अक्सरियती भाई हैं, ये तो पहले बाद में, बड़ी बाद में इस शोबे में आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है कि अब ये लोग हैं, इंटरनेशनल फंडिंग भी इनको होती है, बात भी इनकी सुनी जाती है, और अब हम फिर वही उसी सूरत हाल में, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ये बना के पेश कर दिया गया कि हम बेअसर लोग हैं पाकिस्तान में, हमारा कोई असर और रसूख नहीं है। तो इसमें रियासती साजिश शामिल रही है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अब दौर फर्क हो गया है। अब हमारे बच्चों को, जो पढ़े लिखे हैं, तालीम याफ्ता है, उनको मौका मिलना चाहिए, और हमें दूसरी जगह पे भी हमारे टैलेंट को इस्तेमाल किया जाए, हमारे लिए दरवाजे खोले जाएं।
माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने हमेशा कहा है, हम कशकोल लेके आपके सामने नहीं कहते कि हमें भीख दो, हमें आपका क्रिसमस पे जारी किया जाने वाला 5-10 हजार का चेक नहीं चाहिए, हमें आटे की थैलियां पे हमारा जमीर नहीं बिकना चाहिए। हम तो चाहते हैं हमें बराबर और यकसा मौके दिए जाएं, हमारे लिए आइन से डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें, इस समाज को ठीक करें ताकि तो सब नफरत का खात्मा हो। आप अफगानिस्तान के तालिबान का तहफ़्फ़ुज़ करते करते अपने मुल्क में इंतहा पसंदी फैलाते हैं। आप यहाँ पे लोगों को कत्ल करवाते हैं, बच्चे कत्ल होते हैं, खवातीन मर्डर होती हैं। यहाँ पे इंतहा पसंदी का निज़ाम जब आता है तो फिर हम जैसे कमजोर तबके जो हैं वो पिसते हैं, उनका इस्तेसाल होता है। तो खुदारा पाकिस्तान की पॉलिसी को पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल की जाए। अब पहले ये लोग तालियां बजाते थे कि अमेरिका से में अफगानिस्तान की हुकूमत हुई। अब जब अपने अटैक हो रहे हैं, हमारे प्यारे भाई जो मुसल्लह अफवाज के लोग हैं, जो पुलिस से आए दिन उनका कत्ल हो रहा है, तो अब इनको फिर बाद में जाके हमारे हुक्मरानों को समझ आती है कि हमने क्या किया। तो अकलीतें तो हमेशा से कहती हैं, शहीद शहबाज भट्टी ने शुरू से कहा कि इंतहा पसंदी को खत्म किया जाए, कायदे आजम ने कहा इंतहा पसंदी को खत्म किया जाए, सारे लिबरल और सेकुलर हल्के इसी तरह की बात करते हैं। तो मेरी आज भी आपके प्लेटफॉर्म के तवसत से ये हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान की पॉलिसी को पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की अकलीतों के और दीगर पसमानदा लोग जो पिस रहे हैं उनके इस्तेहकाम के लिए बनाएं, ताकि यहाँ पे लोगों को फायदा हो। जी जी शमसन साहब, मैं इसमें जी कुछ ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल, बहुत जी अच्छा कहा अकमल साहब ने कि जी ये हमारा काम था और हमने ये इसको स्टार्ट लिया। लेकिन एक और वजह भी है, ये मसीहों को क्यों दी जाती है? क्योंकि मसीह बोलते ही नहीं है। और इसमें जितना भी आता है बजट, जितना भी मैंने जब कुछ ट्रेनिंग्स की, जितना फाइनेंस आया, बजट आया इसमें, और वो कहीं और लगा दिया जाता है, सड़कों पे, ब्रिज पे, और जगहों पे लगा दिया जाता है, सैलाब की नजर हो जाता है। वो बजट कभी भी नहीं लगा। और ना हमारे मिनिस्टर्स में इतनी ताकत होती है कि वो इस बजट को कहें कि ये हमारी मिनिस्ट्री का बजट है और ह्यूमन राइट्स पे लगना चाहिए। ये नहीं लगता है। और मैं बल्कि आप लोग जो एनजीओ से रिलेटेड है, उनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होंगे इसके प्रॉपरली। और एक तो वो बात नहीं करते हैं, इसलिए उनको ये दी जाती है। हमारे पास जैसे वजारत खजाना भी रही है, हमारे पास जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री भी रही है, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। लेकिन अभी बार बार ह्यूमन राइट्स की इसीलिए दी जाती है कि इस पे जो बंदा बैठा होता है उसको तो पता ही नहीं होता राइट्स का। उसको वो तो कहता है कि मेरे नाल भी एनजी होंदी है, तुसी भी ना बोलो। अगर उनके पास कोई ह्यूमन राइट्स का मसला लेके चला जाता है तो वो कहता है कि वेखो जी, तुसी भी ना जबान बंद रखो, साडी भी एनजी होंदी है। मतलब एक मिनिस्टर ये कह रहा है कि साडी भी कुत्ते खानी होंदी है, तुसी भी जरा चुप करके बैठ जाओ। तो मतलब इसलिए भी लोगों को दी जाती है मिनिस्ट्री कि ये आगे बोले ही ना, और बस सिर्फ जगह घेरें, जाके असेंबलियों में वजन डालें उस सीट के ऊपर, और बस नाम की एक मिनिस्ट्री मिल गई है कैबिनेट में। अब देखिए, पिछले सालों में देख लें, कौन सी फेडरल मिनिस्ट्री तो किसी को भी नहीं मिली, किसी मसीह बंदे को नहीं मिली है ना। इसमें और कोई और इसका मतलब है हमारे पास और कोई है ही नहीं, हमें इतनी लियाकत ही नहीं है कि हम ले सकें। सेकंड थिंग, ये जो बातें होती हैं कि जी बार बार इस पे आवाज उठाई जाती है कि इस पे जो है सफाई वाले हैं, ये अकलियत से भर्ती हों। बड़ी दफा हमने 8-10 सालों से इस पे काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वही मुर्गे की एक टांग, कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। जब भी ऐड आता है वही सारा कुछ आता है। यहाँ तो कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स, ये जो 10 दिसंबर आ रहा है, इस पे कोई ऐसा बिल पास हो कि इस तरह का जो भी कोई लिखे, जो जिस भी डिपार्टमेंट से ये ऐड आए, उस पे जुर्माना किया जाए, उसके उसके फंड जब्त किए जाएं, उसका वो जो पब्लिशर है उसको पनिशमेंट किया जाए। तो तब जाके कई चीजें होंगी। जब तक पनिश नहीं शुरू होंगी, जब तक इसको ह्यूमन राइट्स को सीरियस नहीं लिया जाएगा, तब तक इसमें कोई बेहतरी नहीं हो सकती है। यदि तो इसलिए मेरा कहना है, नाम से ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ले करेक्ट। लेना, श्री, नाम से मैं आपसे इसके पूछना पीछे। चाहूंगा, ये एक कौमी, एक हुकूमती लेवल पे, या हुकूमती लेवल पे कह रहे हैं या मुल्की लेवल की बात तो चल रही थी, क्या हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट इंसानी हकूक तो यही है ना कि एक दूसरे को कबूल करे, एक दूसरे को बिल्कुल तस्लीम कबूल करे। करें। क्या हमारे अंदर
हमारे अंदर एक सबसे बड़ी हुकूमत मशीनरी जो है वो चर्चिज है, हम्म। स्कूल्स हैं बड़े बड़े, क्या वो हमें बराबर के इस तरह राइट्स या ऐसे हकूक हमें देते हैं? ये जी। कैसा क्वेश्चन करते हैं आप? असल में, मैं तो पहले असल में स्टम्प्ड हूँ। हम तो डिस्क्रिमिनेशन के जो कमजोर तबका है वो दोहरे तरीके से, एक तो हमारा अंदरूनी इत्तेसाल होता है, बिल्कुल एक बिल्कुल, मैं बैरूनी आपकी इत्तेसाल इसी होता है। तरह, जी। हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है इसको थोड़ी सी आंखें खोलनी पड़ेंगी और इनको देखना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ हम कहते हैं ना इम्तियाजी सलूक हो रहा है, किस हवाले से आंखें खोलनी पड़ेगी? फिर चलते हैं मतलब अपने देखिए, कानूनी तो हाँ जी। देखिए अब आप ना जल्दी पे तेल डालने वाली बात कर। मैंने तो असल में, मैं जब देखता हूं ना कि चर्च को भी, चर्च में जो मोहम्मदी नाम है उनको भी इजाजत नहीं बोलने की, वहां भी बिल्कुल एक अपनी एक गवर्नमेंट, एक अपनी सल्तनत चल रही होती है। एग्जैक्टली, हर हर हाँ, देखिए रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई है। हर यस, डिपार्टमेंट में चले जाए, चाहे वो रिलीजियस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कहीं भी एरिया हो ना, वो मतलब रियासत के अंदर इन्होंने एक रियासत बनाई हुई है। यस। आप आपकी मजाल है, आप पुलपट पे चढ़ के तो दिखाएं, किसी चर्च में जाए ना, आप ये अपने ही चर्च में चले जाएं। वो तो अलग बात है आप ना, वो तो अलग बात है, बगैर, कुछ और बात है। आम आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये आप गलत कर रहे मैं हो या इम्तियाजी इस तरह। सलूक की जब बात करूंगी ना, मैं वो तालीम के हवाले से करूंगी, क्योंकि देखिए हाँ, मेरा काम है एजुकेशन पे। और हम्म, जब तक हमारे पास तालीम नहीं होगी, जब तक हमारे पास ये टूल नहीं होगा, हम अपने राइट्स पे भी काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारी लीडरशिप को स्पेशली इस पे गौर करना चाहिए कि जो हमारा सबसे पहला हक है वो तालीम का है। और जो हमारे जो स्कूल्स हैं, स्पेशली जो चर्चिस के साथ हैं, तो इन्हें ना कम से कम उस पे फी वेव ऑफ कर दें कुछ स्टूडेंट की। मतलब हर चर्च अगर 20-20 स्टूडेंट की भी फीस वेव ऑफ करे या फ्री कर दे या हम्म। मिनिमाइज कर दे इसको, तो फिर मैं समझती हूँ कि मैं समझूंगी कि एजुकेशन में रिलीजियस लीडरशिप सीरियस है। और अगर हम ये समझ लें कि सेंट मैरी है या जो भी स्कूल्स हैं, अभी मेरे जुबान पे यही था, तो सेंट मैरी वाले नाराज ना हो प्लीज, लेकिन और भी बहुत से कॉन्वेंट स्कूल हैं। तो मैं समझती हूँ कि वहां पे ना मेरे जैसे जो फैमिली है ना, इनके बच्चे तो जा ही नहीं सकते, हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों की फीस ही नहीं दे सकते इतनी ज्यादा वहां पे। और जहां तक फिर वो गाड़ियों का खर्चा होता है, फिर और चीजों का खर्चा, तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई नेकी करनी है, अगर कोई भला करना है ना किसी रिलीजियस हम्म। लीडरशिप ने, तो अपनी कौम के लिए तालीम फ्री कर दें। ये जब तक आप मैं ये नहीं एक बात, करेंगे ना, बड़ा नहीं होगा। श्री श्री इसी पे बात करना चाह रहा हूँ कि चूंकि इमरान खान ने कोशिश की थी कि ये इंग्लिश मीडियम का सारा सिलेबस ही एक तरह का लाया जाए, कि स्टैंडर्ड में लाया जाए, ताकि हम चलते हैं अकमल भट्टी साहब की तरफ से। तो इनकी जमात भी मनाटी अलायंस पाकिस्तान है। आप कानूनी तौर पे बात करते हैं कि छोटा सा, ये भी इंसानी हकूक है कि हमारी मैरिज एक्ट है वो 1872 का कहीं पुराना है, अब सारी तब्दीली आ गई है, तब्दीलियां आ रही हैं, नया चल रहा है, हम पे क्यों लागू हो जाता है कई दफा? आपने एक केस भी बड़ा देखा जी, 13 साल के केस वो कामयाब हो गया। ऐसे मुख्तसर से बात करते हैं, असल में आज इंसानी हकूक की बात करते करते ये जो इस तरह की हम डिस्क्रिमिनेशन असल में होता है कि नारवा सलूक या कानून में ऐसी आती है, या जब हमें कानून ही हमारे रास्ते रोकता है, तो आम पब्लिक में और माशरे में कैसे ये इंसाफ मिलेगा? इंसाफ का दारुल मदार है इंसानी हकूक के साथ गहरा, और कानून के साथ, और कानून के माहिर बैठे हुए हैं हमारे साथ अकमल भट्टी साहब। तो ये सारी कैसे आप देखते हैं? जी। और जीवा ने कोशिश की कि इसमें अमेंडमेंट कराई जाए, वो स्टैंडिंग कमेटी में गया है बिल, अब पता नहीं क्या होता है उसका, क्या नहीं। जी भट्टी जी साहब। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। मैं खुद भी उन लोगों में ही शामिल हूँ जो मैं हम्म, चाहता हूँ कि इसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए, ना सिर्फ क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में, क्रिश्चियन डाइवोर्स एक्ट में, क्योंकि हम्म, इसमें ऐसी कुछ शिक्के हैं
जो मरवजा मौजूदा हालात और इंसानी हकूक के से बराबरी मेल नहीं खाती। जिस तरह अब क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में बच्ची की शादी की उम्र 13 साल है, तो ये पाकिस्तानी लॉ में भी इसको नहीं, हम 18 साल की, तो हम खुद ये कौम जदोजहद कर रहे हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के लॉ को चाहते हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी ना हो या उसको अपना रिलीजन ना बदले, तो फिर हमारे जो अपना लॉ है, पर्सनल लॉ, उसमें भी अमेंडमेंट आनी चाहिए। फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उसमें अमेंडमेंट आना बड़ा जरूरी है। तो हमने अगर एमएनए साहब ने कोशिश की है तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसमें उसके साथ साथ हमारी जो रिजेंटमेंट जो चर्च की लॉबी है उसकी तरफ से आ रही है, तो असल में उनको चीजों का पता नहीं होता। लोग बाजुकात ये समझते हैं कि शायद अगर इसमें अमेंडमेंट आ जाएगी तो लोगों को बहुत सारी शादियां करने की इजाजत मिल जाएगी। ये तासर बिल्कुल गलत है, इसको दूर करने की जरूरत है। देखिए, अब मुस्लिम लोग हैं, 4 शादियां करने की उनको शरई तौर पे इजाजत है, लेकिन आप देखें तो 90% लोगों ने एक ही शादी की हुई है। और ये तो अमेंडमेंट उन लोगों के लिए लाने की कोशिश की जा रही है जिनकी नाकाबिले इस्लाह शादियां चल रही हैं, जो किसी भी हवाले से 8-8 10-10 साल से इकट्ठे भी नहीं रह रहे, और उनकी जिंदगी आगे इज़्दवाजी जिंदगी कंटिन्यू भी नहीं हो रही। तो उनको मसाइल का हल के लिए, जिनकी शादियों में मसाइल है, उनका हल के लिए ये कानून होते हैं। ये नहीं होता कि खुली छूट दे दी जाए। तो इसके लिए मतलब ये लोगों में जो आम तासर है कि शायद ये एंटी क्रिश्चियनिटी है, एंटी फेथ है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें मजहब का कोई तलक नहीं है। जो लोग मजहब के मुताबिक करते हैं वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, ना पहले सोचते रहे ना आइंदा सोचेंगे। चाहे यहाँ पे 10 शादियां करने की भी इजाजत हो, जिसने अपने प्रिंसिपल पे रहना है, जिसने अपने फेथ पे रहना है, उसने एक ही शादी करनी है। तो इसको मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है। और हमें जदीद पूरी दुनिया में अमेंडमेंट आ चुकी है, वेस्टर्न कंट्रीज में अमेंडमेंट आ चुके हैं, इवन इंडिया में अमेंडमेंट आ चुकी है, श्रीलंका में अमेंडमेंट आ चुकी है पर्सन। तो हमें तो ये साजिश के तहत, असल में ज़ियाउल हक ने कन्वर्शन के लिए इसको स्ट्रिक्ट किया था कि लोग जो उनको ताकि जो तनसीख नकाह खुद ब खुद ही वो कन्वर्शन हो जाए, तनसीख नकाह हो जाए, उनको स्पेस ना मिले जो लोग, और वो मजहब के सहारा लेते हुए इस्लाम का अपनी मजहब को चेंज कर पाए। तो ये एक साजिश थी जिसको खत्म करने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल हामी हूँ कि इसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए। मैं और मेरी तहरीक भी, हमने अपने तौर पे, मैं, जो मेरे साथी हैं, जो हमारे तहरीक की कारकुन हैं, हम आपस में डिबेट करते हैं इन इश्यूज पे, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम सीखने का अमल जारी रखते हैं, और इन चीजों को हम आपस में इंटरनल मीटिंग में हाईलाइट करते हैं कि क्या तहरीक का मौकफ होना चाहिए। तो मेरी सारी तहरीक इस बात पे मुतफिक है। जी, मैं श्री आपकी तरफ आता हूँ। तो इनसे मैं पूछता हूँ, अकमल भट्टी साहब, ये इत्तेजाज 10 को आलमी दिन, जो इंसानी हकूक है, आलमी दिन 10 दिसंबर को एहतजाज पूरे मुल्क में होंगे मनाटे की तरफ से। इसमें क्या मेन, क्या आप समझते हैं कि क्या आपने रखा हुआ है कि जो हमें राइट नहीं है, ये राइट हमें मिलना चाहिए? जी। जी बिल्कुल। माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान ने हमने कॉल दी हुई है मुल्क की एहतजाज की 9 दिसंबर को काफी सारे शहरों में, और फिर 10 दिसंबर को 2 दिन हम मुख्तलिफ शहरों में हमारी टीम्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगी, प्रेस क्लब के सामने और बाकी गवर्नमेंट की अहम जगहों पे। सबसे पहले तो हम इसमें बहुत सारे हमारे जो इग्नोर किए गए हैं इशू, जो हमारे अहम इश्यूज हैं जिनको इग्नोर किया गया। सबसे बड़ा मसला हमें फोर्स कन्वर्शन का, हम इस पे मुतालबा करते रहे हैं कि लेजिस्लेशन हो, वो नहीं हो सकी। फिर जो सेंसिटिव रिलीजियस लॉ है, ब्लास्फेमी जिसमें शामिल है, उसका मिसयूज हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज अब सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट लगा दे, हम अगर थोड़ी सी उसको, हमारी गलती से भी वो फॉरवर्ड हो जाती है या हमारी फेसबुक पे आ जाती है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। और एफआईए क्या करती है, एफआईए उसमें जानबूझ के लोगों को टारगेट करती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पाबंदे सलासल हैं, और उनको, उनका पता भी नहीं चल रहा, उनको डिसअपियर किया गया है, और उनको फेयर ट्रायल भी नहीं हो रहा। ये हमारा मुतालबा है। फिर उसके बाद हम समझते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है। हमें इलेक्शन, हम जो हुकूमत, जो हमारी क्रिश्चियंस हैं, जो हमारी मिनॉरिटी हैं, वो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम से सेटिस्फाई नहीं, हम इसकी तब्दीली चाहते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए। फिर देखिए, जो नेशनल सिंगल कुरिकुलम है, उसके हवाले से हमारे मसाइल हैं। अब हमारे बच्चों को अखलाकियात का कहा गया कि आप पढ़ें, लेकिन अखलाकियात की किताब ही मुयस्सर नहीं है।
और इसमें हमारा एजुकेशन में इस्तेसाल हो रहा है, और दीगर बेहद अब 5% जॉब कोटा, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे महकमे जहाँ पे नहीं मिल रहा। एजुकेशन कोटे की हमें जरूरत है, वो हमारी डिमांड रही है, लेकिन उसको भी नहीं दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट थी या पीडीएम की गवर्नमेंट, किसी ने भी सीरियस होके इस बात पे तवज्जो नहीं दी गई, इस पे दी नहीं। और जो हमारे मौजूदा इन पार्टियों के नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएनए एमपीएस, वो भी अपनी पार्टी की पॉलिसियों पे ही अमल पैरा है। किसी के कहने पे वोट दे दिया, किसी के कहने पे ना दिया, उनके पीछे हम झंडे उठाए फिरते हैं ताकि हमें पावर मिल जाए हमें। लेकिन मतलब सॉरी टू से, जिस तरह असेंबली के फोरम पे शहीद शहबाज भट्टी ने आवाज उठाई, जिस दलेरी के साथ, उस तरह की मौजूदा लीडरशिप में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, वो उस तरह नहीं उठा सके। और मैं समझता हूं कि हमें, उन्होंने लोगों के पास जाना है। बिल आखिर आपकी कौम को ही, आप अगर उनके लिए कुछ करेंगे तो आप दायमी जिंदगी पाएंगे, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अदरवाइज फिर आपकी पार्टियों में ही आपको पनाह मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हमें 10 दिसंबर को, जब पार्लियामेंट में हमारी आवाज नहीं उठाई जाती, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारी बात नहीं करते, जब पार्लियामेंट, जो पार्टियों के सरबराह हैं वो हमारी बात नहीं करते, तो फिर हम जैसे जो लोग हैं, जो अपनी कौम के हकूक के लिए जदोजहद करने वाले हैं, उनको बाहर आना चाहिए। और ये जदोजहद सिर्फ होटलों के सेमिनार्स तक महदूद नहीं होनी चाहिए, ये ईमेल्स तक महदूद नहीं होनी चाहिए, या ये फॉरेन फंडिंग के तहत नहीं होनी चाहिए कि हमें आइडियोलॉजी वेस्ट कंट्री से आए, हमें वो बताएं कि आपको ये करना है, और हम उनके एजेंट बन के प्रोजेक्टों पर प्रोजेक्ट लेके तहरीक। बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें बाहर निकल के ये दिन इंसानी हकूक का, और चाहे वो माइनॉरिटी डे हो या ह्यूमन राइट्स डे, ये हमें ये दिन बताता है कि हम उठें, आवाज उठाएं। अब इसके लिए मैं ये कोट करता हूँ, ईरान में महासा अमीनी, वो जो लड़की 16 सितंबर को, जिसे ड्रेस कोड की वजह से मोरालिटी पुलिस ने कत्ल किया, 2 महीने एहतजाज हुआ। ईरान जैसे मुल्क में लड़कियों ने अपने नकाब उतार दिए, उन्होंने अपने बाल काटे, और उस एहतजाज की बदौलत सैकड़ों लोग कत्ल हुए। आज 45 ईयर्स के बाद ईरान ने मोरालिटी पुलिस को खत्म कर दिया। तो जो कौमें होती हैं जिंदा, जो अपने हकूक के लिए सड़कों पे निकलती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं, बिल आखिर वो कामयाब होती हैं। और मैं आज बिल्कुल। ये खुल के बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग दिलवाते हैं, लीडरशिप की ट्रेनिंग होटलों में होती है। अब होटलों वाले लीडर नहीं बाहर निकलते, वो अगले प्रोजेक्टों के लिए काम कर रहे होते हैं। तो खुदारा मैं अपनी कौम से कहता हूँ, आपके तवज्जो से, कि नहीं आए, हम स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करें, लोगों को लेके आए, लोगों को बाशऊर दें। स्ट्रीट में वही लोग आते हैं निकल के बाहर एहतजाज के लिए जो अवेयर हों, जो अपनी कौम के साथ मोहब्बत रखते हैं, वही रोड पे आता है। बाकी लोग जो हैं वो फिर उनका तरीकाकार और है। जी जी। भट्टी साहब, एक बात तो वाजिया ये हो रही कि जब हम राइट्स ऐसे नहीं मिलते, हमारे मुतालबा सुने नहीं जाते, हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो फिर रास्ता मजबूरन हमें एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। तो श्री, आप क्या सोचती हैं, एहतजाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? या आम कई लोग हैं कि वो कहते हैं कि ये एहतजाज जो है वो आखिरी रास्ता होता है, एहतजाज आखिरी रास्ता होता है, पहले जो है लॉबिंग, फिर मुतालबात, इस तरह होता है। तो आप क्या सोचती हैं कि एहतजाज होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आजकल जैसे आप समझते हैं ना कि मीडिया का एक पावर है। हम्म। तो मेरे ख्याल में एहतजाज अगर आखिरी पावर है, तो अभी हम आखिरी ही दम पर हैं, क्योंकि हम लोग आईसीयू में हैं, इतनी बुरी कंडीशन है अभी इस वक्त, इतनी वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की, देखा जाए तो इसके लिए एहतजाज एक लिहाज से बनता है। क्योंकि अगर हम शोर नहीं मचाएंगे तो तब तक माँ हमारी खाना नहीं देती। तो इसी तरह रियासत है, जब तक हम शोर नहीं मचाएंगे, अपने मुतालबात नहीं बताएंगे, तब तक हमें रियासत कबूल नहीं करेगी। और जहां तक मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हम कहते हैं टॉलरेंस टॉलरेंस टॉलरेंस, टॉलरेंस की भी एक हद होती है। अब हम एक्सेप्टेंस पे बात करें, और हम एहतजाज इस
बात पर भी करें कि कबूल किया जाए हमें। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें एज ए पाकिस्तानी कबूल किया जाए। हम मसीही हैं, हमें मसीही कबूल किया जाए। अगर हम औरतें हैं, हमें औरत कबूल किया जाए। और यही हमारा एक बेसिक राइट है कि सबसे पहला इंसानी हकूक ही यही है कि आप उसको बसीयत कौम, बसीयत मजहब, जेंडर, उसको रिस्पेक्ट दें। जब हम किसी कौम को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो तब वहां पे वायलेशन शुरू हो जाती है। तो हमने देखा है कई चीजों पे हमें हमारे राइट्स नहीं मिले हैं। तो अब ये अगर एहतजाज हो रहा है तो मैं एक लिहाज से समझती हूँ कि ठीक है ये बात, ताकि हम हुकूमत के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाए। और जब एक ही दिन, एक ही टाइम पे, एक ही उस पे बात हो और वो एहतजाज हो और वो प्रोजेक्ट भी हो, तो मेरा ख्याल है उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो जी जैसे कि अभी ईरान की बात कोट की गई है, तो पाकिस्तान जो है मतलब बहुत बेहतर है बाकी कंट्रीज से। तो मेरे ख्याल में तब्दीली की तो हर जगह पे गुंजाइश रहती है। तो ये जो एहतजाज है ये पॉजिटिव हो, ना कि कोई जलाओ गिराओ और कोई इस तरह की चीज हो, क्योंकि ये हमारी अपनी इमलाक है। और वैसे भी हमारे भी इतनी औकात ही नहीं है कि हम कुछ चीजें तोड़े फोड़े या कुछ करें। हमारी सुनता कौन है? हमने तो रोना है, पिटना है कि हमारे ये मुतालबात हैं। और मैं समझती हूँ अकमल भट्टी साहब के साथ हम खड़े हैं, उनके शाना बिशाना है, और अपने हकूक के लिए खड़े हैं। बल्कि हम वो लोग हैं कि हम अपने छोड़ के हम दूसरों के भी हकूक के लिए खड़े हो जाते हैं। जी जी तो जी, ये तो अमन फिर हमारी पसंद कह कौन। ले। ये बिल्कुल हमारे जो, अमन पसंद करेंगे। जी जी, हमें एक मजहबी तौर पर भी जो सैक्रिफिकेशन माफ करने की एक बहुत बड़ा बिल्कुल दर्स दिया गया है कि हम आखिरी हद तक सब्र करें, लेकिन आखिरी हद तक सब्र करें। मतलब ये जो ये इसका ये हाँ, मतलब नहीं है, ये एहतजाज का ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये हम किसी को माफ नहीं कर रहे हैं या किसी को हम कोई बुरा कह रहे मैं हैं। आगे मतलब सिर्फ आगे मेरा हम कहने का अपने यही बारे था में बता रहे हैं कि कि हमारे जैसे, ये मसले जी हैं, हमारे ये मसले। जी, दैट्स तीसरा इट। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। दो ऑप्शन तो है ना, एक चांटा मारे दूसरा भी गाल करो, फिर तीसरे पे तो मजबूरी है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा ये ना थोड़ी इसको थ्योरी को भी थोड़ा सा देखना कॉम्प्लिकेटेड, चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा थोड़ी सा सी है। देखना चाहिए कि हम बिल्कुल बिब्लिकली हम अ, बाउंड है। कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी मुंह आगे कर दें। मेरे ख्याल में ये ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन थोड़ी वो बाइबल भी कहती है रूह से भी चलो और अक्ल से भी चलो। जी तो जी, मैं तो उन लोगों में से हूँ, मुझे तो कोई अ, मारेगा तो मैं पकड़ हम लूंगी। ऐसे मैं कहूंगी यार मेरा कसूर क्या है, श्री क्यों मारा ऐसे है मुझे। उसमें नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि इस वक्त कुछ बात कुछ और कर रहे हैं। हाँ जी तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। फिर चलूंगा अपने खास मेहमान की तरफ। अकुल भट्टी साहब, आप फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, वो कि आपका तो हल्का पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ओवरसीज में भी है। तो मैं वहाँ पे स्कूल जो है, कॉन्वेंट स्कूल, जो जिसके साथ वासा ने अपनी जो उसकी सीवरेज या बड़े कुएं जो गंदगी के लगाए बनाए हुए हैं, जिससे बू इतनी है कि वहाँ पे बच्चे जो, स्कूल की ये सिफत है कि वहाँ पे तमाम जात के लोग वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पे बड़ी अच्छी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही, उनकी बात नहीं मानी जा रही कि वो किसी ऐसा करे। और ये भी है कि वासा जो है एक उसके एक साजिश के तहत ये कर रहा है। तो इसमें क्यों नहीं मुतालबा माना जा रहा? ये भी एक इंसानी हकूक की खुलेआम जिसको कहते हैं खिलाफ वर्जी है। जी जी बिल्कुल। ये काफी अरसे से ये कंट्रोवर्सी चल रही है। जी तो असल में हमने कल भी, मैंने उनसे प्रिंसिपल से कहा है कि आप हमारे फैसलाबाद में जो कल हम एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसमें शामिल हों, हम आपके लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन ये क्यों नहीं हल हो रहा? तो हमें बीइंग एक पॉलिटिकल लीडर और कानून का तालिब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि इसमें जब तक इसकी लीगल जो प्रोसीडिंग चल रही है मुख्तलिफ कोर्ट्स में, वो सबसे बड़ी रुकावट है ना हल होने के लिए। क्योंकि बड़ी आसानी से डिपार्टमेंट कह देते हैं कि ये मामला सब जुडिस है, और जब मामला सब जुडिस हो, अदालतों में पेंडिंग हो, तब तक कोई भी अथॉरिटी इस पे कोई भी उस पे जाके अपना काम नहीं करेगी, क्योंकि लीगल जो प्रोसीडिंग है वो रुकावट होती है।
तो मेरा तो जो बिशप इफ्तिखार साहब हैं जिन्होंने ये स्कूल कायम किया था, मेरी एक दो दफा उनसे बात भी हुई है। मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि आप सबसे पहले जरूरी है चलें अवेयरनेस दें, लोगों को बात करें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि इसको जो लीगल हमारी जो मुकदम उस पे दावाजात चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, उनको जीता जाए। और फिर हम एक अच्छी ग्राउंड पे होंगे, फिर हम पॉलिटिकल प्रेशर डाल सकते हैं, असेंबलियों में बात कर सकते हैं। तो जब तक वो मसला नहीं हल हो सकता, जब तक अदालतों में पेंडिंग रहेंगे, तो तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी के अकमल साहब से एक जी। बात पूछना चाहूंगी कि अकमल साहब, ये जैसे कि अभी सिलेबस की या एजुकेशन की बात हो रही थी, तो ये कोटे पे बात तो बाद में आएगी, लेकिन पहले आपने इस पे बात की है, ये मतलब जिनको बुक्स मिल चुकी हैं अभी तक एथिक्स की, उनका तो कोई टीचर ही नहीं है। मतलब मैं अगर अपने एरिया की बात बताऊं, मैंने बहुत दफा गई हूँ स्कूल्स कॉलेजेस में, उनको नहीं पढ़ाई जा रही। और आपने क्या इस पे कोई काम किया? आपने किसी से पूछा कि टीचर्स कौन से एथिक्स के क्या पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मेरे भतीजे का अब कल पेपर है, लेकिन उसका कोई पढ़ाया नहीं गया, उसको बुक्स दे दी गई है, मतलब वो 7th में है, उसको बुक्स दे दी है, लेकिन उसको कोई टीचर नहीं मिला कि उसको कोई पढ़ा सके स्कूल में। जी क्या बिल्कुल। आपने इस पे सबसे बात पहले तो की? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हमने जो प्रोविंशियल पंजाब का जो एजुकेशन मिनिस्टर है उससे हमने बात की। असल में उन्होंने जो, चूंकि नेशनल सिंगल करिकुलम के तहत जब हमने दबाव डाला तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि इस्लामियात की जगह दूसरे जो मजहब हैं वो अपनी मजहब की तालीम हासिल करेंगे। तो ये एक टेम्पररी बेसिस पे एथिक्स है, क्योंकि हम्म। बहुत सारे मजाहब ने अपना सिलेबस इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उनकी किताब मार्केट में नहीं आई। और जब वो अच्छा। मार्केट में किताब आनी, तो फिर उन्होंने उनकी मजहब के मुताबिक टीचर पॉइंट किया। अगर इस क्रिश्चियनिटी की बुक आ जाती तो उसके टीचर पॉइंट करने थे। तो एथिक्स का तो कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, उसके लिए स्पेशल उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं करनी थी। तो यकीनी तौर पे वो नहीं किसी भी पढ़ाया जा टीचर रही की। ना, पढ़ाया नहीं जा रहा, जी जी, वही नहीं मैं पढ़ाया कह रहा जा हूँ कि हालांकि उन्होंने इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, बल्कि एथिक्स में भी हम समझते हैं कि बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो काबिल तराज हैं, उसमें मटेरियल है, उसको भी जिस तरह का होना चाहिए उस तरह नहीं हो स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाकाम है इस पॉलिसी को नाफज करने में। और मैं समझता हूँ ये हम मुतालबा हमारा है प्रोटेस्ट का, कि ये जो हमारे स्टूडेंट के साथ स्कूलों में इस्तेसाल हो रहा है, चाहे जो एथिक्स पढ़ रहे हैं या जिनकी मजहबी तालीमात के लिए आपने मंजूर तो कर दिया, लेकिन ना कोई उनके लिए सिलेबस मुकर्रर किया, मुतय्यन किया, ना आप मार्केट में कोई किताब लेके आए, ना आपने टीचर पॉइंट किए। तो ये एक लफ्जी सी आपने बात कर दी, हमें लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये हम इस पे हम मैंने लेटर भी उनको लिखा था, और हम सोच रहे हैं, इस पे तैयारी कर रहे हैं कि हम इसको लीगल हाई कोर्ट में कोई पिटीशन इसके हम्म। हवाले से दायर करें। तो इसके लिए भी हमारी माइनॉरिटीज राइट्स पाकिस्तान इसके लिए भी काम कर रही है। लेकिन कल जो हमने प्रोटेस्ट करने हैं 9 और 10 दिसंबर को, उसमें हमारी ये मेन एक डिमांड भी है। जी बिल्कुल। और इस पे जरूर अकमल साहब बात करें, क्योंकि देखिए ह्यूमन राइट्स में एक पहला राइट है कि अच्छी खुराक या जीने का हक मिलना है। तो अगर हमारे पास जीने का हक भी नहीं है, हमारे पास तालीम भी नहीं है, तो हमने क्या मतलब कुछ करना है? और उधर से हम कहें कि हमें जी अच्छी जॉब्स दी जाएं, तो मैं समझती हूँ कि ये आपका कौम पे बड़ा एहसान होगा कि आप एजुकेशन कोटा में से एजुकेशन कोटा को ना इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करें, ताकि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों को दाखिले मिलेंगे, तो तब जाके ही अच्छी पोजीशंस भी मिलेंगी। तो मैं समझती हूँ कल का जो एहतजाज है, हम भी आपके साथ शामिल हैं। मैं तो आपको मैंने बताया जो मेरी फैमिली के साथ ट्रेजेडी हुई, मैं इसलिए भी नहीं वो कर जी सकी जी ये बिल्कुल सारा। बिल्कुल। तो बहरहाल मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ हूँ, जहां तक होगी मैं कल उसके लिए वीडियो बयान भी एक जारी करूंगी। मैं आपकी जी जो आपने मुझे जिम्मेदारियां दी हुई हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों की भी। और सर एक आखिरी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर जी हम प्लीज। ह्यूमन राइट्स देख रहे हैं, हम हमारा जो आइन में है कि हम पीएम और सीएम और इस तरह के अच्छे ओहदों पे नहीं जा सकते, इसके लिए आपने कहाँ तक लॉबिंग की है? देखिए ये हमारा तो शुरू से ही, हम माइनॉरिटीज राइट्स पाकिस्तान वाहिद वो पार्टी है कि जब इमरान खान ने जिस दिन हलफ उठाया था, हमने तब इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया था कि आप नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो नए पाकिस्तान में ये कब होगा कि हम भी प्रेसिडेंट बन सकें? ये कदगन खत्म। बेशक जमहूरी तौर पे
हम बड़े थोड़े से हैं, बड़ा मुश्किल है कि हम इन ओहदों पे पहुंचे। हमारे लिए तो यूनियन काउंसिल में चेयरमैन बनना मुश्किल होता है, लेकिन कम से कम ये हमें क्यों सिखाया, हमें इस तरह का ये बताया जा रहा है कि हम सेकंड क्लास सिटीजन है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि मैं अपने आप को समझ ही नहीं सकता कि मैं पाकिस्तानी बराबर और यकसा का। इसलिए इसमें हमने काफी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने लॉबिंग की है, उनके साथ बात की है, क्योंकि एट द एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट आएगी तो ये मसला हल होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमें पार्लियामेंट में ही जाना होगा, और पार्लियामेंट में अगर हम मुअस्सर किरदार अदा करना चाहते हैं तो फिर बात इलेक्शन सिस्टम पे आ जाती है कि अगर हमारे अपने नुमाइंदे जो जिनकी ग्रूमिंग है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा रहे हैं, जिन्हें सिर्फ किसी नेपोटिज्म की बुनियाद पे, करप्शन की बुनियाद पे या किसी फेवरेटिज्म की बुनियाद पे असेंबलियों में नहीं सीटें नुमाइंदगी दी गई, अगर लोगों में से लोग उठ के आएंगे, हमें अपना राइट होगा कि हम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करके असेंबलियों में भेजें, तो यकीनी तौर पे वो एडवोकेसी और लॉबिंग करके कोई बिल मूव कर सकेंगे। अदरवाइज आपने देखा कि चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट हो, किसी भी हमारे एमएनए ने इस तरह को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ना कोई रेजोल्यूशन लेके आए हैं, ना कोई बिल मूव किया है कि आइन में अमेंडमेंट की जाए कि हमें कदगन ये हटाई जाए वजीर आजम बनने पे या प्रेसिडेंट बनने पे, और इस तरह की दीगर कोई भी नहीं लेके आ सका। इन्होंने बस तकारीर की हैं लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सके। तो आए हम दुआ करते हैं कि 2023 के क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं मतलब तो फिर इसमें अगर मैं हमारा मुतालबा मैं मंजूर हो जाता है तो हम मैं इस पूछना पे अपने चाहती लोग हूँ, लेके आएंगे। जी जी। मैं ये शेरी। पूछना चाहती हूँ, अगर कोई एप्लीकेशन दे भी देता है कि हमें पीएम या सीएम बनने की इजाजत दी जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये कबूलियत होगी उस एप्लीकेशन की? जी नहीं, इतनी बिल्कुल वर्थ वो होगी रिजेक्ट ये? हो जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पाबंदी इस तरह के। एक नईम शाकिर साहब थे हमारे एक लॉयर, उन्होंने एक फाइल की थी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए अपने कागजात जमा करवाए, उनके कागजात रिजेक्ट हो गए, फिर वो कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में वो पिटीशन खारिज कर दी, क्योंकि हम कोर्ट में कोई हमारा हक हो तो उसकी वायलेशन हो तो फिर हमें फंडामेंटल राइट के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे बड़ा स्पेसिफिकली कदगन है, आर्टिकल 40 देख लें, मतलब आर्टिकल 91 देख लें, तो यहाँ पे हमारे पे आईनी पाबंदी है, जो कि गैर, मैं समझता हूँ कि जी वो जो आर्टिकल 25 की वायलेशन है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। अगर हम समझते हैं कि सारे लोग बराबर के शहरी हैं तो फिर हम पे पाबंदी लगाया जाना ये इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट्स के जुमरे में आता है, उसकी खिलाफ वर्जी है। तो पाकिस्तान के आइन में खुद ही तजादात मौजूद है। जी जी। शेरी, ये सारे का सारा जो कवानीन में चेंज लाना, तरमीम करना या इजाफा करना, ये सारे का सारा कौमी असम्बली, सेनेट, ये एक प्रोसेस है। इससे इसमें अदालतें मैं जरूर उनको इसमें मैं ऐड सिफारिश। करना चाहता हूँ कि जी 2015 पीएलडी 2015 सुप्रीम कोर्ट 401, एक रावलपिंडी बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक बड़ा हम्म फैसला था जिसमें हम्म। 6 साल की पिटीशन भी थी, जिसमें उन्होंने इलेक्शन जी सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो वो रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि अगर आप कोई अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं आइन में तो वो पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, पार्लियामेंट वो ही कर सुप्रीम सकती कोर्ट है। का जी इस्तेकाक नहीं। तो जी। इसकी रोशनी में हमें पार्लियामेंट में जाना हाँ चाहिए। जी। हाँ जी। नाजरीन, आपसे इजाज़त चाहते हैं। और एहतजाज का मेन जो एक मकसद है, या इंसानी हकूक़ की बात अगर हम करते हैं, तो बीइंग एक अक़लियत, हमारे साथ जो है, हमारे पास वोट का राइट नहीं है। शिद्दत पसंदी है कि कोई केस जो अगर 295 का आ भी जाता है किसी साइबर क्राइम की वजह से, तो पुलिस उस पर इतना तशद्दद करती है कि वो मान जाए। वो एक अलग कहानी है कि हमारे साथ क्या होता है। कानूनी तौर पर हम आज़ाद नहीं हैं। फिर तालीमी निसाब में तरमीम की, या उसमें सिलेबस ऐसा लाना है जिसे भाईचारा, हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, ये जो जितनी भी इंतहा पसंदी आई, वो सारी की सारी एक सिलेबस भी उसका बड़ा जिम्मेदार है। फिर जाब कोटा है, और सबसे बड़ा जो ना हमवार तकसीम में दौलत कह लें, या जो इकनॉमिक्स की तकसीम है, वो सबसे बड़ा एक क्रिमिनेशन है कि कोई ऐसा कोई तो गरीब से गरीब तर है,
कोई किस तरह है और सफारशात सबसे बड़ा, तो इसके खिलाफ हमें एहतजाज में हिस्सा लेना है। उम्मीद है कि आपको नाजरीन ये आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा और आप भी भरपूर हिस्सा लें अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी की बेहतरी के लिए सामने आए। अगर तो चुप रहना है, अगर यस मैन रहना है, या जैसे चल रहा है, जैसे शीरी कह भी रही थी, और चुप करो साढ़े केड़ी कोई सुनाई देनी है या ऐसा, तो फिर बुजदिल बुजदिल कभी अपनी जो मुतालबात हैं या जिंदगी ऐसे ही गुजार दे, जैसे टीपू सुल्तान ने नारा लगाया था कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की हजारों साल की जिंदगी से बेहतर है। तो हमें करना चाहिए। ये सिर्फ एहतजाज या मनाटी राइट या कह लें इंसानी हकूक से, जब इंसानी हकूक की बात होती है तो मुल्क की हर किस्म की तरक्की इन्वॉल्व है उसके साथ। जब आप करते हो एक माशरा, मजहब माशरा तश्कील पाता है, जब आप बराबर के खवातीन के, बच्चों के, बड़ों बूढ़ों के राइट्स, अकलियतों के राइट्स, बिला रंग और नस्ल और मजहब, जब हम इक्वल राइट्स देते हैं, नारा करते हैं, तो खुशहाल मुल्क बनता है और हमें खुशहाल पाकिस्तान चाहिए। और थैंक यू सो मच आप सबका शुक्रिया जो हमारे साथ आए हैं, जो देख भी रहे हैं। तो भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अकबर थैंक यू भट्टी सो साहब, मच सैमसन भाई, आपका जबरदस्त भी, बात और हो शीरी गई, असलम फिर आपका भी आपसे शुक्रिया। बात करेंगे। श्री असलम, खूबसूरत बातें हुई, आपने दोनों ही काम खुश असलूबी से निभाए, मेजबानी भी और आज तो पैनलिस्ट ही थी आप। और इस तरह फिर मैं अपनी सारी टीम जो हमारे साथ शामिल होती है इस वक्त इसके प्रमोशन की, इनका सबका शुक्रिया करूंगा, NCN टीवी की तमाम टीम से, और लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज देखें भी और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि ज्यादा से ज्यादा आगे जाए। खुदा आपका सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।